आप सभी का प्रेमदीप स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम क्लास 12th में मैथ्स सब्जेक्ट देखने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3, जिनके नाम है अवयव, जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं अवयव पे। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, जो है अध्याय 3 की बात कर रहे हैं। अध्याय 3 इसको देखने वाले। अध्याय 3 इनका नाम है अवयव। अवयव या इसी को बोला जाता है मैट्रिक्स, ये बोला जाता है। तो हम इसके बारे में देखते हैं भी। ठीक है, अध्याय 3 अवयव। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले अवयव को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते, कितने नंबर के प्रश्न यहाँ से आते हैं, इस बात पे चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे याद रखना, जो कुल अंक जो होता है, जो कुल अंक है, ये 7 नंबर के आते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रश्नों की संख्या की बात करें भी, प्रश्नों की संख्या, तो इस चैप्टर से प्रश्नों की संख्या जो है ये 2 होती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, एक जो प्रश्न होता है, एक जो प्रश्न होता है ये 1 अंक का होता है, ये ध्यान रखना। एक प्रश्न और आता है यहाँ पर, तो ये जो एक प्रश्न होता है ये 6 अंक का होता है। तो टोटल काउंट करेंगे तो ये बनेगा 7 अंक और ये प्रश्नों की संख्या बन जाएगा 2। तो यहाँ पर टोटल अंक 7 आने वाले हैं और प्रश्नों की संख्या 2 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो चैप्टर अवयव है ये टोटल स्कोरिंग होता है। इसमें नंबर कटने की संभावना बिल्कुल नहीं के समान होता है। यहाँ पर जो 1 नंबर के प्रश्न होते हैं वो बिल्कुल आसान होते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, कभी कभार अवयव के जो कुछ डेफिनेशन है, जैसे इसमें अभी चर्चा करेंगे सममित अवयव, विषम सममित अवयव और लांबिक अवयव, और एक है परिवर्त अवयव। इन अवयवों का परिभाषा को दे देते हैं ये जो है कभी कभार, और कभी इन्हीं से रिलेटेड बिल्कुल शॉर्ट प्रश्न देता है। और क्या करता है, ये जो है अवयव को जोड़ने के लिए दे देता है, अवयव को गुणा करने के लिए दे देता है और अवयव को घटाने के लिए दे देता है, जो कि बिल्कुल आसान होते हैं। देखते ही समझ में आंसर इसका मिल जाता है अपने को। ठीक है, ये 2 से 3 स्टेप में ये इसका आंसर जो है मिल जाता है। इस टाइप के 1 नंबर के प्रश्न में आते हैं। उसके बाद जो 6 अंक के प्रश्न है भी, 6 अंक के प्रश्न भी बहुत ही आसान है। यहाँ पे हम अगर इस चैप्टर की बात करें, चैप्टर नंबर 3 की, तो टोटल इस जो चैप्टर है इसमें प्रश्नावली की संख्या देखें, अगर हम इसमें प्रश्नावली देखें तो टोटल इसमें 9 प्रश्नावली होते हैं भी। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में 9 प्रश्नावली होते हैं। तो इस 9 प्रश्नावली में अगर हम अच्छे से ध्यान से देखें तो प्रारंभ के जो 3 से 4 प्रश्नावली है, यहाँ से तो 6 नंबर के बिल्कुल भी नहीं बनते हैं, क्योंकि वो बहुत ही इजी होते हैं। जो 5 से जो 9 होते हैं या 6 से 9 होते हैं, यहीं से जो है क्या होता है, 6 अंक का प्रश्न जो है आता है और बहुत ही आसान है। अब 6 अंक की प्रश्नों की संख्या की भी बात करें तो इस चैप्टर से जो है 3 ही प्रश्न बनता है ओनली। ठीक है, इसी को क्या करेगा, वो घुमा फिरा के क्वेश्चन को चेंज करके देगा और कुछ नहीं। तो टोटल ये इसी चैप्टर की बात करें तो 4 प्रश्न बनता है। एक जो है 1 नंबर के लिए बनता है, वो तो आसान है, आराम से कर लेंगे। अब 6 नंबर का जो एक प्रश्न आता है, इसके लिए इसमें फॉर्मेट जो है 3 होते हैं, 3 टाइप के प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। आज फिलहाल क्या करते हैं, अभी जो है अवयव के जो डेफिनेशन है, जितने भी इनके परिभाषा है, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले अवयव को देखते हैं कि क्या चीज होता है अभी। तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर जो है अवयव, ये स्टार्ट कर रहे हैं ये इसके बारे में। तो अवयव को स्टार्ट करने से पहले हमको 2 चीजों का ज्ञान होना और जरूरी है। एक जो चीज होता है ये होता है रो। रो, इस रो का मतलब होता है पंक्ति, पंक्ति। सेकंड नंबर यहाँ पर आता है कॉलम। कॉलम, कॉलम का मतलब होता है स्तंभ, स्तंभ। ये तो अवयव या जिसको मैट्रिक्स बोला जाता है, इसके लिए हमको रो और कॉलम का ज्ञात होना जरूरी है। रो का मतलब होता है पंक्ति और कॉलम का मतलब होता है स्तंभ। रो का मतलब होता है क्षैतिज रेखा, स्तंभ का मतलब होता है खड़ी रेखा। तो ये 2 चीजों के बारे में जानकारी होना चाहिए भी। क्यों? क्योंकि जो अवयव होता है वो रो और कॉलम से मिलकर बना होता है। तो अगर अवयव का परिभाषा की बात करें तो अवयव का परिभाषा बनता है रो और कॉलम से मिलकर बने हुए अवयवों की संख्या को ही अवयव कहा जाता है। ठीक, अगर उसी को लैंग्वेज चेंज कर दिया जाए तो पंक्ति और स्तंभ से मिलकर बने हुए अवयवों की जो संख्या है, अवयवों को की जो संख्या, उसी को बोल दिया जाता है अवयव। अवयव को याद रखना भाई, क्या करते हैं, इसको जो है बड़ा वाला ब्रैकेट से प्रदर्शित किया जाता है, ये बड़ा वाला ब्रैकेट से।
अवयव को हमेशा जो है बड़ा वाला ब्रैकेट से प्रदर्शित किया जाता है और इसी के अंदर में क्या करते हैं, ये रो है और ये जो कॉलम है, ये दोनों को लिखा जाता है। ठीक, तो यहां पर हम क्या करते हैं, यदि अवयव को हम ए से प्रदर्शित कर ले, यदि अवयव को ए से प्रदर्शित कर ले तो अवयव का फॉर्मेट क्या हो जाता है, ए आई जे, ये बन जाता है। जहां पर ये जो आई है, जहां पर ये जो आई है, ये रो को प्रदर्शित करता है, ये रो को प्रदर्शित करता है, और ये जो जे नजर आ रहे हैं ये कॉलम को प्रदर्शित करता है, ये ध्यान रखना है। तो यहां पर अवयव को ए से प्रदर्शित किया तो अवयव के अंदर में लिख दिया मैं जो है ए आई जे। ये जो लिखा हूं ये क्या है, ये जो है संक्षेप में है अभी, इसी को विस्तार करेंगे तो हमको क्लियर नजर आएगा। ठीक, मैं चाहता तो डायरेक्ट इसके एग्जांपल ले लेता, बता देता कि ये होता है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, जब परिभाषित करते थे ए के बराबर में ये आता है, और इसके अंदर में ए आई जे, आई को जो है रो को प्रदर्शित कर रहा है और जे जो है कॉलम को प्रदर्शित कर रहा है। यहां पर ध्यान रखना, ये जो आई है, आई का मतलब 1 2 3, इसको कहां जहां तक चाहे वहां तक ले जा सकते हैं। हम क्या कि इसको जो है एम तक लेके चलते हैं, तो ये एम तक लेके चले। वैसे ही हम क्या करते हैं, जे की बात करें तो इसकी भी संख्या 1 2 3, ये कंटिन्यू जो है एम तक। तो यहां पर ध्यान रखना, अभी फिलहाल ये जो अवयव दर्शाया हूं, इसमें आई को मैं जो है एम तक लेके गया हूं और जे को जो है एन तक लेके गया हूं। तो इस अवयव का क्रम की बात किया जाए तो इस अवयव के क्रम हो जाएगा यहाँ पर एम क्रॉस एन। ये जो एम है इसको पहले लिखे, एन को बाद में लिखे। जब भी अवयव का क्रम पूछेगा हमेशा रो को पहले लिखना, कॉलम को पीछे लिखना। इसके क्रम को बदल देंगे तो अवयव भी बदल जाता है। ठीक है, तो अवयव ए बराबर हो गया ए आई जे, आई का मतलब रो, जे का मतलब हो गया कॉलम। इसके क्रम की बात करेंगे तो एम क्रॉस एन है। अब इसको क्या करते हैं, हम एक्चुअल में संख्यात्मक लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करते हैं, ए बराबर, यहां पे मैं कंटिन्यू आई की जगह 1 रखूंगा तो उस टाइम जे की जगह भी 1 रखूंगा, जब आई को 2 रखूंगा तो जे को भी 2 रखूंगा। इसी तरह मैं कंटिन्यू इसको फॉलो करा रहा हूं। तो यहां पे ध्यान रखना, ये सबसे पहले 1 1 डाल दिया, देख लिया आई की जगह 1 किया तो जे की जगह भी 1। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ये 1 ये 2 ये 1 ये 3 ये 1 और ये 4, कंटिन्यू इसको अगर आगे चले तो ये मिलेगा A1 और ये मिल जाएगा N, ये इतना भी। ठीक है, यहां पर अगर ध्यान दिया जाए तो सभी में 1 1 पहले लिखा गया है। इसका मतलब ये है, ये फर्स्ट पंक्ति है। ठीक है, इसमें पंक्ति पहला नंबर का पंक्ति, इसलिए सभी में 1 1 आया। जबकि कॉलम की बात करूंगा तो ये पहला कॉलम बनेगा, ये सेकंड कॉलम बनेगा, ये थर्ड है, ये फोर्थ। वैसे कंटिन्यू किया जाए तो ये कौन सा कॉलम बनेगा, n नंबर का कॉलम बनेगा। ठीक, इसलिए यहाँ पर फर्स्ट रो है इसलिए सभी में 1 1 चला, और चूंकि यहाँ पर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ और ये ऐसे करते n तक जा रहे हैं तो ये कॉलम की संख्या बना। अब फर्स्ट रो हो गया, सेकंड रो में आते हैं, तो सेकंड रो में आएंगे तो ये क्या बनेगा, ए। अब रो कौन सा हो रहा है, 2 हो रहा है, रो मतलब पंक्ति। तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 2, ये 2 3, ये 2 4, ये कंटिन्यू चलते हैं भाई इसको जो है, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा n। ये देख लेते, यहां पर चेक कर लीजिए, पंक्ति नंबर दूसरा बन रहा है इसलिए ये 2 2 सभी में पंक्ति में चल रहा है, रो में 2 लिखा गया है। जबकि कॉलम की बात करें, फर्स्ट ही कॉलम है, सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम और ये n नंबर का। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कॉलम की संख्या सभी में देखिए सेम चलते जा रहे हैं। ऐसे क्या करते हम जो है, इसको जो है अगर इसको हम कंटिन्यू लिखते तो आगे भी बहुत सारे अपने को मिलते चले जाते, ये इस तरह से, ये यहाँ पर इस तरह से बहुत मिलते। तो यहाँ पर अगर देखें तो टोटल अपने पास जो रो है, रो कितना है, m है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, a, ये m, देख लीजिए ये डैश डैश छोड़ दिया हूं, 1 नंबर पहले नंबर का रो लिखा, दूसरे नंबर का रो लिखा, उसके बाद 3 4 5 जितना भी डालेंगे बीच में आएगा, सीधा सीधा m नंबर का आ रहा हूं क्योंकि लास्ट में m है। ठीक है, ये m हो गया। यहां पर जब m में आया तो ये कॉलम नंबर कौन सा है, फर्स्ट ही है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट। यहां पर चलेंगे तो ये हो जाएगा m और ये हो जाएगा 2, ये देखो। ठीक है, तो यहां पर क्या करते हैं, ये पंक्ति नंबर कौन सा था अपना, जो है m होने वाला है, इसलिए सभी में m चलने वाला है। लेकिन कॉलम जो है फर्स्ट सेकंड है, सेकंड आगे भी कंटिन्यू कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा a m3 a m4 और ये डैश डैश कंटिन्यू चलेंगे तो ये हो जाएगा m n।
ये इस तरह से। तो ये इसका ब्रैकेट बंद कर देते हैं भाई। तो ये अपना क्या कहलाएगा, अवयव कहलाएगा भाई। ठीक, अवयव में अगर ध्यान से देखें तो ये अपना हो जाता है फर्स्ट रो, सेकंड रो, कंटिन्यू ये डैश डैश छूटा हुआ है, फिर लास्ट एमयूए नंबर का रो हो जाता है। कॉलम में बात करें तो ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम और ये एन नंबर का कॉलम, ये है भाई। इसका क्रम की बात करें भाई तो क्रम को अवयव के यहाँ पर लिखा जाता है। तो क्रम है एम क्रॉस एन, मतलब यहाँ पर रो की संख्या एम है और कॉलम की संख्या एन है भाई। ठीक, ये हो गया भाई। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर संख्यात्मक लेके चल रहा हूँ। इसी में कुछ और दिखाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा क्या है, संक्षेप में है भाई या परिभाषित रूप में है। तो बहुत सारे लोगों को ये समझने में थोड़ा अटपटा लगता है। ठीक है, इसी कारण इसको क्या है, बहुत सारे लोग नहीं पढ़ाते। सीधा सीधा इसमें क्या आते हैं, क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन लेके पढ़ाओगे तो उससे ज्यादा समझ में आता है। ठीक, तो मैं आ रहा हूँ उसी की। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक अवयव लेके चल रहा हूँ। अवयव में क्या कर रहा हूँ, एक अवयव लेके चल रहा हूँ। इसके अंदर अवयव लिख रहा हूँ 1 2 3, यहाँ पे लिख दिया 4 5 6, यहाँ पर लिखा 7 8 और ये 9, ये एक अवयव ले लिया। ठीक, तो यहाँ पर अब ध्यान देना, इस अवयव में, इस अवयव की बात करेंगे तो ये जो 1 है, 1 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो 1 है, 1 का मतलब एक्चुअल में क्या बन रहा है, A11। ठीक, मतलब ये जो है फर्स्ट कॉलम है और फर्स्ट रो भी है। हम रो की बात पहले करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसलिए ये 1 1। तो यहां पर अगर ध्यान देंगे इस अवयव के बारे में, तो इस अवयव में A11 पूछा जाए तो ये बन जाएगा 1, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो अवयव है वो क्या चीज है, 1 है। उसी प्रकार अगर हमको इस अवयव के बारे में पूछा जाए तो ये अवयव देखो सेकंड नंबर पे है, तो यहां पर ये रो नंबर फर्स्ट बनेगा लेकिन कॉलम नंबर सेकंड है, तो ये क्या बनेगा, A12, इसका मतलब हो गया 2। ठीक, अब आगे ऑटोमेटिक नजर आएगा, इसके मतलब ये क्या हो जाएगा, तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो यहां पर ये क्या बनेगा, A13, रो पहला है, कॉलम नंबर कौन सा, 3 है, तो A13 इसका मान है अपने पास 3, तो ये हो जाएगा इतना भी। ठीक, सेम अब यहां पर लिख सकते हैं, सभी को लिख सकते हैं हम, जो लिखेंगे नहीं, लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। ठीक, तो यहां पर अगर तुमसे पूछा जाए कि अवयव का क्रम कौन सा है, तो अवयव का क्रम स्पष्ट नजर आ रहा है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। यहाँ पर रो की संख्या कितना है, 3 है। कॉलम में चले जाते हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, कितने कॉलम है, थर्ड कॉलम, तो ये 3 क्रॉस 3। यहाँ पर मैं संख्या बहुत सारा ले लिया था अभी। ठीक, यहाँ पर संख्या लिमिट है और प्रश्न जो पूछेगा वो लिमिट ही रहेगा। ठीक, तो ये जो अपना अवयव है या जो मैट्रिक है वो 3 क्रॉस 3 का है। तो यहाँ पर A11 का मतलब 1 है, A12 का मतलब 2 है, A13 का मतलब 3 है। वैसे इन सबको जो है कंटिन्यू किया जा सकता है। ठीक है, इसको ज्यादा है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो इसको नेक्स्ट वीडियो में और देख सकते हैं भाई। तो ये इतना हो गया भाई। ठीक है, तो कम से कम इसमें हमने ये जाना कि इसमें जो है कौन सा अवयव का क्रम कितना होगा। जैसे यहाँ पर 1 लिखा तो 1 का मतलब है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, इसलिए उसको 1 1 डाले। जबकि इस 5 को अगर टारगेट किया जाए, 5 को टारगेट करेंगे तो ये कौन से नंबर का रो है, सेकंड नंबर का रो, और कॉलम नंबर कौन सा है, सेकंड नंबर। ठीक है, तो ये किस में आएगा, सीधा सीधा 2 2 में आ जाएगा, मतलब A22 का मतलब क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो इस तरह से इन चीजों को अपने को मालूम होना चाहिए, इतने में भी हम 1 नंबर का प्रश्न टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसी में जो है हम और कुछ चीज के बारे में देखते हैं। ठीक है, अब इसी में हम अगला काम कर लेते हैं भाई, इसमें अवयव का जो प्रकार है उसमें चले जाते हैं। तो अवयव का जो प्रकार है उसमें पहले नंबर की प्रकार की बात करते हैं, अवयव का प्रकार। अवयव का तो वैसे बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो इसमें कुछ लिमिट जो है, जिन चीजों का कंपलसरी आवश्यक होता है उन सारी चीजों के बारे में देखेंगे। तो पहला जो इसका प्रकार है, ये जो प्रकार है ये कहलाता है पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव, इसका पहला अवयव जो है ये है पंक्ति अवयव। ठीक, पंक्ति अवयव का मतलब क्या होता है, ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति होना चाहिए। पंक्ति का मतलब रो होता है, तो ऐसा अवयव जिसमें केवल एक ही रो होना चाहिए, कॉलम जितना भी हो उससे मतलब नहीं, तो उस अवयव को बोला जाता है पंक्ति अवयव। अगर इसके एग्जाम्पल लेने को बोलोगे तो एग्जाम्पल शो कर लेते हैं, 1 2 3 ये लिख देते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो 1 2 3 ये 4, इतना ले लिया मैं। ठीक, अल्पविराम नहीं लगाना भी, अवयव में नहीं लगाया जाता है। ठीक, तो यहां पर ले लिया, देखो रो कितना है, एक ही ठो है, जबकि कॉलम ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है, तो रो एक होना चाहिए, तो वो पंक्ति अवयव कहलाता है। ठीक, ये फर्स्ट प्रकार।
इसका परिभाषा आसानी से लिखा जा सकता है, ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसे पंक्ति अवयव कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर की क्या करते हैं हम जो है अवयव में चलते हैं। तो सेकंड नंबर का जो अवयव होता है वो कहलाता है स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव। ये भाई ठीक, हम लोग क्या करते हैं भाई, सीधा सीधा क्वेश्चन को टारगेट बना लेते हैं, बेसिक चीजें नहीं पढ़ते, और बेसिक चीजें नहीं पढ़ने के कारण हमको क्या होता है, बहुत सारे एग्जाम में परेशानी होती है। जैसे हम अक्सर अधिकांश बच्चों की बात करें तो 11th क्लास बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो 11th क्लास नहीं पढ़ने का नतीजा ये होता है, उसको क्या होता है कि जब व्यापम या बहुत सारे एग्जाम दिलाते हैं, यूपीएससी है, पीएससी है, नीट है, जो भी चीजें हैं, ठीक, तो इनके लिए उनको बाहर जाना पड़ता है और जाकर के बहुत सारे पैसा खर्च करना पड़ता है। तो ये स्टार्ट से पढ़ना जरूरी है अभी। तो स्तंभ अवयव, ये नाम से स्पष्ट है ये भी। तो स्तंभ अवयव का मतलब क्या है, ऐसा अवयव जिसमें केवल एक कॉलम होना चाहिए भी। ठीक है, स्तंभ का मतलब कॉलम होता है, तो ऐसा अवयव जिसमें केवल एक कॉलम हो उसे स्तंभ अवयव कहते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, जो इसका अगर इसके उदाहरण ले लें तो इसका उदाहरण ले सकते हैं 1 2 7 ये 8, चलो ये ले लिया। ठीक, देख लीजिए इसमें भाई कॉलम कितना है, कॉलम एक ही है। रो की बात करूंगा तो फर्स्ट रो बनेगा, सेकंड रो बनेगा, थर्ड रो बनेगा, फोर्थ रो बनेगा, ये भाई। तो स्तंभ अवयव का मतलब है ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ होना चाहिए भी, तो वो एक स्तंभ अवयव कहलाता है। ठीक है, अब अगला आते हैं भी। अगला इसमें क्या करते हैं हम जो है तीसरे नंबर के अवयव में देखते हैं भी कि ये होता क्या चीज है। तीसरे नंबर की अवयव की अगर बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। ठीक, इस अवयव का हमको पूरा अवयव में जरूरत पड़ता है अभी। ये जो अवयव है ये कहलाता है वर्ग अवयव, वर्ग अवयव। इसकी बात करते हैं भाई। इस अवयव के बगैर हमारा अवयव पढ़ना ही कठिन है भाई। क्यों? क्योंकि इसका जरूरत पड़ता है भाई। खैर ये नहीं होगा तो भी काम चलता है भाई, बहुत सारे अवयव है जिसमें इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन मैक्सिमम इसका जरूरत पड़ता है। इनके तो बाकी प्रकार है वो इसी से जुड़ा हुआ चीज है भाई। तो वर्ग अवयव का मतलब नाम से स्पष्ट है भाई। वर्ग मतलब जानते हो भाई कि उसका लंबाई चौड़ाई आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर अवयव की बात हो रहा है, तो अवयव में क्या होता है, रो और कॉलम होता है। मतलब ऐसा अवयव जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो उसको क्या बोल देंगे हम जो है, वर्ग अवयव बोल देंगे। एग्जाम्पल कुछ भी ले लो अपने मन से, यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो एग्जाम्पल क्या लेते हैं हम जो है 4 ले लेते हैं, 7 9, ये चलो लिया। यहाँ पर ले लेता हूं मैं जो है 7 8 और ये लिख देते हैं 9, यहाँ पर 2 3 और ये कर दिया 4। ठीक, अब इस अवयव को देख लीजिए भी अच्छे से। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, मतलब इसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर है। इसका मतलब ये कौन सा अवयव है, वर्ग अवयव है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के अवयव हम जो है अभी देखे भाई। इसके बाद अगला क्या करते हैं हम जो है चौथे नंबर का चीज देखते हैं भाई। चौथे नंबर का चीज क्या कहलाता है, मुख्य विकर्ण। ये भाई अगला नंबर का जो है ये है मुख्य विकर्ण भाई। ये एक्चुअल में क्या है, अवयव का प्रकार नहीं है भाई, लेकिन उसी में शामिल कर लिया जाता है क्योंकि इसमें जो बात करेंगे वो अवयव से संबंधित होगा भाई। तो जो मुख्य विकर्ण होता है भाई ये हमेशा याद रखना वर्ग अवयव का ही होगा। ये याद रखना जो मुख्य विकर्ण है ये वर्ग अवयव का ही होगा। तो इसके जस्ट ऊपर में वर्ग अवयव लिखा गया भी, तो इसमें देख लेते हैं कि विकर्ण कौन सा है। ठीक है, अगर हम क्या करें वर्ग या आयत पढ़े होंगे भी, वर्ग या आयत पढ़े होंगे तो इसमें 2 प्रकार का विकर्ण नजर आता है। एक विकर्ण ये नजर आता है और दूसरा विकर्ण जो ये नजर आता है। ये 2 प्रकार का विकर्ण नजर आता है भी। तो ये जो मैं वर्ग लिखा हूं या ये आयत होगा जो भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रेड नंबर का दिख रहा है भाई, रेड कलर का जो दिख रहा है ये वाला जो विकर्ण होता है वही कहलाता है मुख्य विकर्ण। ठीक, तो यहाँ पे अगर मुख्य विकर्ण पूछा जाए तो यहाँ पर मुख्य विकर्ण का मतलब होगा ये वाले भी। ये देख लीजिए, ये है 4 8 4 जो नजर आ रहा है यही क्या होता है, मुख्य विकर्ण होता है। मुख्य विकर्ण का इंग्लिश नाम भी अपने को याद करना आवश्यक होता है। ठीक है, प्रश्न देखें, प्रश्न में क्या करता है वो जो है DAIG और उसको क्या कर देते हैं, अवयव बना के लिख देता है। तो DAIG का मतलब क्या है वही नहीं पता। ठीक है, तो इसका इंग्लिश नाम भी अपने को मालूम होना जरूरी है मुख्य विकर्ण का, बाकी का तो नहीं करोगे चलेगा। ठीक, मुख्य विकर्ण के एक्चुअल में मतलब क्या होता है यहाँ पर जो है प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक, डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण, यही वर्ड अपने को याद रखना है डायगोनल को। डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण, प्रिंसिपल मतलब होता है मुख्य। तो प्रिंसिपल को भूल जाओ, उससे कोई मतलब नहीं, विकर्ण ज्यादा जरूरी अपने को। चलिए तो अगला अवयव की बात करते हैं ना। तो अगला जो अवयव होता है ये क्या होता है भाई, विकर्ण अवयव।
अगला जो अवयव है ये है विकर्ण अवयव, ये होता है। ठीक, तो विकर्ण अवयव के लिए भी अपने को जो है क्या है उसमें जो वर्ग अवयव का जरूरत पड़ता है। तो वर्ग अवयव के लिए क्या बताया था मैं, परिभाषा जो है वर्ग अवयव के लिए बोला था कि ऐसा अवयव जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो। ठीक, तो यहाँ पर मैं वैसे ही क्या कर लेता हूँ, एक वर्ग अवयव लेता हूँ। तो वर्ग अवयव के लिए यहाँ पर लिया 1 0 0 ले लिया, यहाँ पर 0 2, यहाँ पर कर दिया 0 0, यहाँ पर 0 ले लिए, यहाँ पर ले लिए 3। ये देख लीजिए, यहाँ पर पहले देख लीजिए कि ये वर्ग अवयव है कि नहीं है। यहाँ पर ध्यान देंगे तो फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, तो रो और कॉलम की संख्या बराबर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज और ध्यान देंगे, यहाँ पर देखेंगे तो ये जो चीज दिख रहा है 1 2 3, ये देखिए इसको क्या बोला गया था भाई, इसको इसके पहले बताया गया था मुख्य विकर्ण, ये बोला गया था अभी। ठीक, तो यहाँ पर अब विकर्ण अवयव का मतलब क्या होता है, ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त अन्य अवयव का मान शून्य हो भी। ठीक, उसे बोल देते हैं विकर्ण अवयव। क्योंकि देख लीजिए केवल मैं जो अवयव लिखूं या जो संख्या लिखा हूं केवल मुख्य विकर्ण में लिखा हूं, बाकी सारे अवयव को क्या किया हूं मैं, 0 लेके चला हूं भाई, तो तभी ये कहलाता है विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव का मतलब ऐसा वर्ग अवयव जिसका मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त अन्य अवयवों का मान जो है शून्य होता है। ठीक, वो कहलाता है विकर्ण अवयव। क्लियर है भाई, जिसमें केवल मुख्य विकर्ण का मान मिलना चाहिए, बाकी सब अवयव क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो ये कहलाएगा विकर्ण अवयव। ये हो गया। अब इसी से रिलेटेड एक और अवयव है भी, एक अवयव क्या चीज है, अदिश अवयव। अदिश अवयव, ये देख लीजिए एक्चुअल में विकर्ण अवयव ही सेम टू सेम अदिश अवयव का रूप धारण करेगा भाई। ठीक है, बशर्ते थोड़ा सा चेंजेस है भाई। चेंजेस क्या है भाई, यहाँ पर एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, सेम इसी को कॉपी करने का प्रयास कर रहा हूँ। 1 0 0 0 1 0 0 0, यहाँ पर ले लेते हैं 1, ये इतना भी। क्या एक काम करते, ये जो संख्या इसको चेंजेस लेके आ रहा हूँ भाई। ठीक है, यहाँ पर मैं लेकर के चलता हूँ 5, यहाँ पर लेकर के चला 5, यहाँ पर भी लेकर के चला 5। ठीक, तो यहाँ पर अब ध्यान देना, सबसे पहले तो ये बताओ कि ये विकर्ण अवयव है कि नहीं। ये विकर्ण अवयव है भाई। विकर्ण अवयव क्यों है, क्योंकि इसको देख लो, इसका केवल मुख्य जो विकर्ण है उसी बस में मान मिला है, बाकी सब 0 है। ठीक, तो यहाँ पर विकर्ण अवयव तो ठीक है भाई, मिल गया, लेकिन विकर्ण अवयव में भी डिफरेंट नजर आ रहे हैं। विकर्ण अवयव में कंडीशन ये है कि इसकी ये जो संख्या है या मुख्य विकर्ण का जो अवयव है वो बराबर होना कोई जरूरी नहीं होता है भी। ठीक है, इसमें 1 था, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, अलग अलग है सभी जगह। जबकि अदिश अवयव में तीनों जगह देख लीजिए 5 5 है। मतलब इसमें क्या होता है कि ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव एक समान हो तथा अन्य अवयव का मान शून्य हो, उसे हम बोलते हैं अदिश अवयव। इसके देख लो मुख्य विकर्ण बस का मान मिला है, बाकी सब का मान क्या चीज है, 0 है, लेकिन मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव का मान कैसा है, एक समान है भी। यहां पर क्या करते हम जो है विकर्ण अवयव में वापस आते हैं भी। ठीक है, विकर्ण अवयव में अगर हम वापस आएंगे तो इसको विकर्ण का मतलब बोला था डायगोनल, तो इसको शॉर्टकट कैसे लिखा जाता है ये ध्यान रखना, ये प्रश्न में पूछता है भैया। ठीक है, और प्रश्न में ये देता है भी, तो इसको शॉर्टकट में क्या लिखा जाता है, DIAG। ठीक, डायगोनल का केवल स्टार्टिंग नंबर लिखा जाता है डैग तक। ठीक, उसके बाद क्या कर देंगे, अंदर में डाल देंगे 1 2 और ये 3। ये देख लीजिए भाई, ये अपना जो है विकर्ण अवयव है भाई, ये विकर्ण अवयव का फुल फॉर्म है और ये उसका शॉर्टकट फॉर्म है। तो प्रश्न में ऐसा देता है, इसको पूर्ण रूप में लिखिए करके अवयव के रूप में, तो अवयव के रूप में लिखेंगे तो ये DIAG लिखा है, मतलब डायगोनल है, वो डायगोनल का मतलब मुख्य विकर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, मुख्य विकर्ण में डाल देंगे, बाकी को 0 कर देंगे भाई। ठीक, तो ये चीज को याद रखना है, प्रश्नावली में है अभी अपना प्रश्न भाई। ठीक है, तो अगला अदिश अवयव भी हो गया भाई। अदिश अवयव का मतलब ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव का मान एक समान हो तथा अन्य अवयव का मान क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए भाई। तो वो क्या कहलाता है, अदिश अवयव कहलाता है भाई। ठीक है, अदिश अवयव के बाद अगला अवयव चलते हैं, तो अगला अवयव ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक, अगला अवयव जो है ये है एकक अवयव। अवयव या इसी को बोला जाता है इकाई। इकाई
अवयव ये बोला जाता है। ठीक, एकक अवयव या इकाई अवयव, इसी को बोला जाता है यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहां पर क्या करते हैं, एकक अवयव या इकाई अवयव ये इससे जुड़ा हुआ चीज है भाई। यहां पर इसके लिए अगर एग्जाम्पल लेके चले तो यहां पे क्या करेंगे, हम लेके चल रहे हैं 1 0 0 0 0, ये 1 0, यहाँ पर 0 और ये ले लिया 1, एक अवयव ऐसा लिया। ठीक, तो इस अवयव को देख लो, ये अदिश अवयव है कि नहीं है, ये अदिश अवयव है भाई। क्यों, क्योंकि इसके मुख्य विकर्ण को टारगेट करो, मुख्य विकर्ण में जितने भी अवयव है सभी का मान एक समान है भाई। ठीक, तो ये जो एकक अवयव या इकाई अवयव है ये क्या होता है, अदिश अवयव होता है भाई। ये तो पहले से कंफर्म हो गया। ठीक, इसको भी पूछ सकता है भाई, कहीं भी बहुत सारे एग्जामों में काम आ सकता है भाई। ठीक, क्योंकि इसका प्रत्येक अवयव समान है और बाकी सबका 0 है। तो एकक अवयव या इकाई अवयव जो है अदिश अवयव होता है, लेकिन अदिश अवयव जो है कोई जरूरी नहीं है कि एकक अवयव या इकाई अवयव हो। क्यों, क्योंकि एकक अवयव का मतलब इसके मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव का मान एक होना चाहिए भाई। ठीक है, जबकि इसमें कोई कंडीशन नहीं था। बराबर तो रहेगा भाई, समान रहना पड़ेगा, लेकिन ये कोई भी संख्या हो सकता है। यहां पर मैं क्या ले लेता हूं, 12 लेता हूं, तो यहां भी 12, यहां भी 12। ठीक, जबकि एकक अवयव का मतलब इसके मुख्य विकर्ण का जो अवयव है वो सभी में एक रहेगा और बाकी सब जगह में क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो ये कहलाता है एकक अवयव या इकाई अवयव। ठीक, अब इसके जस्ट आगे हम अगला अवयव में चलते हैं भाई। अगला अवयव जो बताने वाला हूं भाई, ये जब कॉलेज स्तर में जाओगे तो उसमें भी काम आता है भाई। ठीक है, ये बहुत ज्यादा काम आता है भाई जब इसके आगे क्लास में जाते हैं तो अगला जो अवयव है ये है अपना जो है सममित अवयव, सममित अवयव ये भी। ठीक, इससे पहले एक काम करते, एक अवयव और देखते हैं जो छूट रहा है भी इसी से रिलेटेड, क्योंकि सममित अवयव है। इसके पहले अपने को देखना है परिवर्त अवयव, क्योंकि परिवर्त अवयव अगर नहीं पढ़ेंगे तो सममित अवयव को बता पाना संभव नहीं है। ठीक है, तो परिवर्त अवयव का मतलब क्या होता है, परिवर्त अवयव को ध्यान रखना, हम जो है ए उसके ऊपर में ये डैश लगा देते हैं, या ए लिखे इसके ऊपर में कैपिटल टी लिख दिए, इससे प्रदर्शित करते हैं परिवर्त अवयव को। ठीक है, परिवर्त अवयव को ए डैश या ए की पावर में टी से प्रदर्शित किया जाता है। परिवर्त अवयव का मतलब नाम से स्पष्ट है, परिवर्त का मतलब परिवर्तन कराना है। तो ऐसा अवयव जिसके रो और कॉलम को अदला बदली कर दिया जाए, तो जो नया अवयव बनेगा वो कहलाएगा परिवर्त अवयव। मतलब परिवर्त अवयव का मतलब यदि किसी अवयव के रो को कॉलम में तथा कॉलम को रो में बदल दिया जाए तो उस अवयव को परिवर्त अवयव कहा जाता है। ठीक, यदि किसी अवयव के रो को कॉलम में तथा कॉलम को रो में बदल दिया जाए तो उस अवयव को परिवर्त अवयव कहा जाता है। यहां पर जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर एक अवयव लेते हैं, ये अवयव लिया ए के अवयव, एक अवयव लिख रहा हूं 1 2 3 1 2 3, ये 4 5 और ये लिख देते हैं 6, और यहाँ पर ले लेते हैं हम जो है 7 8 और ये ले लिए 9, कंटिन्यू अवयव ले लिया। ठीक, इसका क्रम कोई पूछेगा तो बता देना कितना है, 3 क्रॉस 3 है। अब ये जो अवयव ए है इसका परिवर्त अवयव लिखना है, तो परिवर्त अवयव को किससे प्रदर्शित करेंगे, ए डैश से। अगर इसको ए से प्रदर्शित किया तो ए डैश, बी से प्रदर्शित किया तो बी डैश, मतलब जो प्रदर्शित होगा उसी का बार लगेगा। ठीक, तो यहाँ पे आप ध्यान देना, रो को कॉलम में लिखना है, कॉलम को रो में। तो फर्स्ट रो क्या है 1 2 3, ये फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम में डालो 1 2 3, देख लीजिए ये कौन सा नंबर का रो है, सेकंड नंबर का रो है, सेकंड नंबर के कॉलम में डालो 4 5 6, ये थर्ड नंबर का रो तो इसको थर्ड कॉलम 7 8 9, ये देख लीजिए बदल गया, जो रो में था वो कॉलम में आ गया और जो कॉलम में था वो रो में चला गया। तो ये क्या हो गया, उसका परिवर्त अवयव कहलाया भाई। ठीक है, इसका क्रम ध्यान देंगे तो ये कितना है भाई 3 क्रॉस 3 है भाई, क्रम नहीं बदलता है भाई, क्रम जितना है उतना ही रहता है भाई। ठीक, तो इस बात को ध्यान देना है भाई। अब परिवर्त अवयव के लिए फिर वही बात आती है, वर्ग अवयव का होना जरूरी है, वर्ग अवयव का होना जरूरी है। वर्ग अवयव का ही परिवर्त अवयव ज्ञात किया जाता है भाई, क्योंकि जब तक इसका क्रम समान नहीं होगा अदला बदली कर पाना संभव नहीं होता है। तो एक नया चीज तुमको फिर से सीखने को मिल गया। ठीक है, कि वर्ग अवयव का ही परिवर्त अवयव ज्ञात किया जा सकता है। ठीक, चलो ये भी मिल गया अपने को। अब जो टॉपिक लिखा गया था इससे पहले उसी टॉपिक में आते हैं। इसके पहले जो टॉपिक लिख रहा था वो कौन सा टॉपिक था, सममित अवयव, ये था सममित अवयव। ठीक,
तो सममित अवयव का मतलब क्या होता है, कोई भी वर्ग अवयव सममित अवयव कहलाएगा यदि यदि ए डेस बराबर ए हो जाए। क्लियर है भाई, वर्ग अवयव सममित अवयव कहलाता है यदि ए डेस बराबर ए, मतलब उस अवयव का जो परिवर्त अवयव है उसी अवयव के बराबर होना चाहिए भाई, तो वो क्या कहलाता है, सममित अवयव। अब एग्जाम्पल दो बोलोगे, इसके एग्जाम्पल जब तक हम स्पेशली क्वेश्चन नहीं लेंगे तब तक नहीं दे सकते भाई, या मेरे को बुक से क्वेश्चन उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देने के लिए हमको बुक में ही चलना पड़ेगा, बुक से देखेंगे। ठीक, ये सममित अवयव हो गया। उसके बाद क्या करते हैं हम, जो है अगला अवयव देखते हैं। अगला जो अवयव है ये है विषम सममित अवयव। ये भी अगला जो अवयव है ये है विषम सममित अवयव। ठीक है, अब विषम सममित अवयव का मतलब क्या होता है, विषम सममित अवयव का मतलब होता है ए डेस माइनस ए। ये देखो भाई, कोई वर्ग अवयव जो है विषम सममित अवयव कहलाता है यदि ए डेस बराबर माइनस ए हो। ये है भी, यहाँ पे ध्यान दो दोनों में, यहाँ पर परिवर्त अवयव उस अवयव के बराबर आ गया, यहाँ पर परिवर्त अवयव उस अवयव के माइनस के बराबर आ गया, मतलब ऋणात्मक चिन्ह के बराबर आ गया। ठीक, मतलब परिवर्त अवयव अगर उस अवयव के बराबर है तो वो सममित अवयव, अगर परिवर्त अवयव उस अवयव के ऋणात्मक मान के बराबर है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, विषम सममित अवयव कहलाएगा। ठीक, ये दोनों को याद रखना, ये सममित अवयव और विषम सममित अवयव बहुत काम का चीज है भाई, बहुत काम आता है भाई। ठीक है, इसी में एक और काम का चीज है भाई, ये भी जब आगे क्लास में जाओगे तो बहुत ही ज्यादा काम आएगा, ये है लांबिक अवयव। लांबिक अवयव ये भी, ठीक है, लांबिक अवयव भी। तो लांबिक अवयव का मतलब क्या होता है, ध्यान देना भाई, ए डेस ए बराबर ए और ये ए डेस बराबर में ये हो जाता है ए। ठीक, अगर कमेंट सेक्शन में आया तो कॉलेज से भी रिलेटेड है भी ये। ठीक, तो कॉलेज का भी मैं पढ़ा सकता हूँ भाई, तो अगर कमेंट में आया, अगर रिक्वायर होता है तो मैथ्स जो सब्जेक्ट है ये कॉलेज का भी वीडियो बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर आवश्यक हुआ तो ये जितने भी टॉपिक हैं इससे रिलेटेड वीडियो जो है बनाया जा सकता है आगे क्लास वालों के लिए, फिलहाल ये 12th के लायक है, जो इस तरह वही बताया जा रहा है। तो ये लांबिक अवयव है। लांबिक अवयव का मतलब क्या लिखे, ए डेस ए बराबर ए डेस बराबर ए, मतलब इन दोनों का क्रम का अदला बदली करके लिखे गए, फिर वही उस अवयव के बराबर है। मतलब इसके लिए 3 चीज करना पड़ेगा, पहले उसका परिवर्तन निकालूंगा, फिर उसी के अवयव के साथ गुणा करूंगा, सेकंड में उस अवयव को उसके परिवर्तन के साथ गुणा करूंगा, और जब ये किया और ये किया तो दोनों का मान ही उस अवयव के बराबर आना चाहिए भाई, तो वो क्या कहलाता है भाई, लांबिक अवयव कहलाता है। ठीक है, ये जो 3 टॉपिक मैं बताया भाई, सममित अवयव, विषम सममित अवयव और लांबिक अवयव, ये आगे क्लास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, ये हो गया भाई। अब इसी में एक और अवयव आता है भाई, अपने पास एक और अवयव आता है, ये है सम सम अवयव। सम सम अवयव, ये देखो भाई, एक नया अवयव और मिलता है, ये है समसम अवयव। तो समसम अवयव का मतलब क्या होता है, ए का वर्ग बराबर ए होता है। ये देख लीजिए, मतलब यदि किसी अवयव का वर्ग कर दिया जाए तो भी उसका मान जो है उस अवयव के बराबर है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है समसम अवयव। ठीक, इसका एग्जाम्पल लेके दिखाया जा सकता है भी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लोगे तो ये देसी को ले लेना, इसका वर्ग करके देखोगे तो 1 1 का ही बस गुणा होगा तो वही मिल जाएगा। ठीक, फिर हल इसका एग्जाम्पल नहीं देना है। ये हो गया भाई। अब इसी में एक और अवयव है भाई, इसका एक और अवयव है, ये कहलाता है प्रति केंद्रज अवयव। प्रति केंद्रज अवयव ये है भाई। तो प्रति केंद्रज अवयव का मतलब क्या होता है, ए का वर्ग बराबर ये होता है आई। ये याद रखना भाई, मतलब किसी भी अवयव का वर्ग कर दिया जाए तो वो इकाई अवयव के बराबर होना चाहिए। आई का मतलब यहाँ पर याद रखना, ये जो एकक अवयव है या इकाई अवयव है, इसको क्या करते हैं हम जो है आई से प्रदर्शित करते हैं, ये याद रखना भाई। ठीक है, आई से प्रदर्शित करते हैं, आई का मतलब एकक अवयव या इकाई अवयव होता है भाई। ठीक, तो यहाँ पर यदि किसी अवयव का वर्ग एकक अवयव हो या इकाई अवयव हो तो उस अवयव को बोला जाता है प्रतिकेंद्रज अवयव भाई। ठीक, तो इस तरह से अब जाकर के अपने पूरे अवयव का जो टॉपिक है वो क्लियर होता है भाई। अगला वीडियो में क्या करेंगे हम जो है अवयव को जोड़ करके दिखाएंगे, अवयव को घटा करके दिखाएंगे, अवयव को गुणा करके दिखाएंगे। ठीक है, ये जो 3 प्रश्न बोल रहा हूं भाई, ये तीनों से 1 नंबर का प्रश्न फंसेगा।
ठीक, क्योंकि ये बिल्कुल शॉर्ट होता है भाई। इसके जस्ट बाद क्या करेंगे हम जो है आगे का देखेंगे, वो सारी चीजें जो है 6 नंबर के लिए आएगा भाई। ठीक, तो यहाँ पर इस चैप्टर से अगर मैं चाहूँ तो बिना बुक देखे जो रिलेटेड क्वेश्चन आता है उससे सटीक किया जा सकता है भाई। अगर ऐसे करना होगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन ले लूंगा और उसी के अकॉर्डिंग हल करके दिखा दूंगा। या बोलोगे प्रश्नावली के अकॉर्डिंग चले तो प्रश्नावली के अकॉर्डिंग भी चला जा सकता है। तो प्रश्नावली के अकॉर्डिंग चलूंगा तो प्रश्नों की संख्या में वृद्धि होगा। ठीक है, क्योंकि सेम सेम प्रश्न बार बार रिपीट किए जाते हैं। ठीक, तो इसमें ध्यान रखना, अपने को जैसे बोलोगे वैसे आगे चलेंगे। तो कमेंट सेक्शन ओपन है भाई, उसमें जो है कमेंट करके बताइएगा, फिर देखेंगे आगे जो भी है। ठीक है, तो आज की वीडियो फिलहाल यहीं तक रखते हैं भाई। ये बहुत यूजफुल है भाई, याद रखना जो है। ठीक है, इसको बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं, फिर आगे चल के यही परेशानी का कारण बनता है। ठीक है, तो आज फिलहाल यहीं पर लास्ट करते हैं भाई। थैंक यू सभी को, बाय। ठीक।